गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने इम्यूनो स्टार्ट की थी और हमने जनरल ओवरव्यू के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के सेल्स के बारे में। ठीक है। सो जैसे अभी एक टॉपिक हम सेल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गन्स। ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि अ, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो दो टाइप के ऑर्गन होते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बोलते हैं आपके? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर इम्यून सिस्टम के सेल्स फॉर्म और मैच्योर होते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर उनकी डेवलपमेंट होती है और मैच्योरेशन होती है। लेकिन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर उन सेल्स का एंटीजन के साथ एनकाउंटर होता है। ठीक है। जैसे मेनली इसमें हम लिखते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है। बोन मैरो और थाइमस ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के। ठीक है। मतलब जो भी हम इम्यून सिस्टम के सेल्स की बात करेंगे वो जनरली कहां पर बनते हैं आपके? मतलब एक तो होता है फॉर्मेशन और एक उसकी मैच्योरेशन, तो वो कहां पर हो रही है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। बट जो वो सेल्स हैं उनका इनकाउंटर एंटीजन के साथ कहां पर हो रहा है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है। जैसे इसमें आप लिम्फ नोड लिख सकते हो, इसमें आप स्प्लीन लिख सकते हो। ठीक है। इसमें आप और क्या लिख सकते हो? स्प्लीन। जितने भी सेल्स हैं ब्लड के वो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जिसे बोलते हैं जनरली हम मल्टीपोटेंट। ठीक है। हम क्या टर्म यूज करते हैं? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है। ऑल ब्लड सेल्स अराइज फ्रॉम ए सिंगल सेल। जितने भी ब्लड के सेल्स हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं। ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअली हिमाटोपोइसिस। हिमाटोपोइसिस का मतलब क्या है? यही कि जो ब्लड के सेल्स को बनाना। इसमें जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है वो दो पाथवे में डिफरेंशिएट हो जाता है, एक लिम्फोइड और एक माइलॉइड। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना होता है कि कौन से सेल्स लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, मतलब कौन से सेल लिम्फोइड वाले होते हैं और कौन से आपके माइलॉइड लिनेज के होते हैं। ठीक है। जैसे ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। जैसे आप ये देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें आपको सबसे ऊपर क्या दिखा रखा है? मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल। ये क्या शो कर रखा है? मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है। अब देखो यहां पर ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक पार्ट क्या है? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। एक क्या लिखा है? कॉमन लिम्फोइड। ठीक है। अब जो माइलॉइड प्रोजेनिटर है देखो उससे क्या क्या बन रहा है? उससे आपके प्लेटलेट्स बन रहे हैं। ठीक है। उससे आपके आरबीसी बन रहे हैं। जैसे प्लेटलेट फॉर्मेशन को बोल रहा है थ्रोम्बोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। आपके मास सेल बन रहे हैं। आपके जो आप जैसे ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ते हो, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। ठीक है। फिर जैसे आपका मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेज हो गए, माइलॉइड डेंड्रिटिक सेल हो गया। ये सब माइलॉइड लीनेज के हैं। अब एग्जाम में ना आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से सेल माइलॉइड लीनेज के होते हैं, कौन से सेल आपके लिम्फोइड लीनेज के होते हैं। तो जनरली जो भी आप आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, आपके जो मास सेल्स हैं, आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिसमें आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, इयोसिनोफिल्स हो गए। ठीक है। मोनोसाइट्स हो गए। मोनोसाइट और मैक्रोफेज जैसे दोनों ही फैगोसिटिक होते हैं, बट मोनोसाइट्स ब्लड में होते हैं, मैक्रोफेजेस आपके टिश्यूज में होते हैं। और एक उसने और क्या लिखा है? माइलॉइड डेंड्रिटिक सेल। एक्चुअली डेंड्रिटिक सेल की ना दो टाइप होती हैं, एक माइलॉइड भी होता है और लिम्फोइड भी होता है। ठीक है। माइलॉइड इसलिए है क्योंकि वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है? माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से। और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल मेरा कहां से ओरिजिनेट हुआ है? लिम्फोइड प्रोजेनिटर से। मतलब जो लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल है वो कहां से जनरेट हुआ है? लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से। ठीक है। अभी देखो जो मेनली हम डिस्कस करते हैं ना, जैसे अभी जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट मैंने आपको बताया था कि जब एंटीजन का इनकाउंटर करता है तो वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये सब किस में आते हैं? आपके लिम्फोइड में। जैसे वो आपको चार ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा सेल लिम्फोइड प्रोजेनिटर का नहीं है, इनमें से कौन सा सेल माइलॉइड प्रोजेनिटर का नहीं है, इनमें से कौन सा सेल है जो लिम्फोइड और माइलॉइड दोनों प्रोजेनिटर का होता है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका? डेंड्रिटिक सेल। क्या आंसर होगा? डेंड्रिटिक सेल। ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये जो इमेज है इसके अंदर तो आपको बेसिकली क्या शो कर रखा है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे नहीं कि आप सोचो कि डायरेक्ट सेल बन गया है। ठीक है। इट हैज टू, देखो अब देखो जितने भी सेल्स है वो बोन मैरो से बनते हैं। बोन मैरो के बाद जैसे आप देख रहे हो ब्लड में आ गए,
और कुछ सेल्स फिर टिश्यू में, जैसे मास्ट सेल आपको टिश्यू में देखने को मिलते हैं, मैक्रोफेजेस आपको टिश्यू में देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं ना, उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपको इमेच्योर जो सेल है वो ब्लड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक एक मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सुना है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और आप जैसे आरबीसी को अगर ध्यान से देखोगे तो पहले आरबीसी ना बड़ा होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो तो मान लो उसका साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक मतलब मे बी आपको लार्ज साइज के आरबीसी जो है वो ब्लड में देखने को मिल रहे हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है? हम्म। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं सुना? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और ये परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया किस वजह से होता है? है, कई बार तुम, मुझे लगता है तुम बायो सब्जेक्ट के बच्चे ही नहीं हो। हैं, कोई और सब्जेक्ट के हो? दोनों एनीमिया के नाम नहीं सुने? एनीमिया पता है क्या होता है? क्या होता है एनीमिया? ब्लड, ब्लड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी को हम एनीमिया बोलते हैं। जनरली बोलते हैं आरबीसी की डेफी, आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है। आर हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब क्या है? आपके अंदर आरबीसी का नंबर कम है, क्योंकि आरबीसी में ही होता है ना हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एनीमिया नहीं सुने, किसी ने भी नहीं सुने? हैं? यार, चलो, इतना टाइम लग गया याद करने में कि सुने हुए हैं। मतलब बंदा है ना, झूठ मूठ में बोल दिया करो यस सर सुने हुए हैं, बट याद नहीं है। आप लोग तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। चलो अभी आपका होमवर्क है। मतलब दोनों एनीमिया विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, बट ये आपने देख के आना है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, और पेनिशियस एनीमिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। एनीमिया हम बोलते हैं जनरली जैसे आरबीसी का नंबर कम या हीमोग्लोबिन कम। ठीक है, लेकिन अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने कह दिया कि ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में ही होता है, तो आप कह रहे हो कि चलो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम का मतलब है कि आपके अंदर आरबीसी कम है। ठीक है, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इफ देर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या यूज करते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ऐसे डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाए तो उसके लिए बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। जैसे डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। और डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें इमेच्योर स्टेज जो है वो कहां पर आ गई? ब्लड के अंदर। बट कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो आपको ये सेल दिख रहा है ना, माइलोब्लास्ट, ये कभी आपको ब्लड में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सा सेल कभी ब्लड में नहीं देखने को मिलेगा? माइलोब्लास्ट। इट नेवर अपीयर्स इन ब्लड। ठीक है, बाकी में भी जो दूसरी स्टेजेस के सेल हैं वो आपको ब्लड में देखने को मिल सकते हैं, बट माइलोब्लास्ट नेवर अपीयर्स इन ब्लड। ये क्या होता है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि अभी, क्योंकि मेन हमारा मोटिव ये रहेगा कि हमने सेल्स के रोल देखने हैं, कि जैसे न्यूट्रोफिल्स का क्या रोल है, इयोसिनोफिल का क्या रोल है, बट मेनली वही, आप बी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स क्या करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करा है, नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स क्या होते हैं। डेंड्रिटिक सेल इसको इसलिए नाम दिया गया, जैसे हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। आप दिख भी रहा होगा आपको थोड़ा बहुत डायग्राम में, ऐसे दिखा रखा ना, एक्सटेंशन सी दिखा रखी है। जैसे जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होता है। सो क्योंकि इसके अंदर ऐसे आपको एक्सटेंशन दिख रही है, दैट इज वाई द नेम गिवन टू दिस सेल इज डेंड्रिटिक सेल। ठीक है,
सिंपली पहले आपने आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए। अभी आप ये नहीं है ना कि आप ये नाम याद करने बैठ जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। कि ये बीच में लिख रहे हैं ना आपको माइलोसाइट, इन नामों में आपने नहीं जाना है। आप पहले तो ये याद रखना माइलॉइड वाले कौन से हैं और लिम्फोइड वाले कौन से हैं, बस ठीक है। और एक ही सेल है, मतलब एक ही टाइप का सेल है जिससे ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ना, देखो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक हम बोलते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। वो फैक्टर होते हैं, वो बताते हैं कि जैसे आपका माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल बन गया कि अब उससे क्या बनाना है, उससे मोनोसाइट बनाना है, उससे न्यूट्रोफिल बनाना है। तो हर एक चीज जो है वो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। कि जो जैसे अब आपने यहां पे लिख दिया कि माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट से तो माइलोब्लास्ट इज कॉमन फॉर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, ठीक है। बट ऑब्वियसली देर आर सम फैक्टर्स विच विल डिसाइड कि माइलोब्लास्ट को किस तरफ जाना है, कि माइलोब्लास्ट से मैंने बेसोफिल बनवाना है, कि मैंने उससे न्यूट्रोफिल बनवाना है, कि मैंने उससे इयोसिनोफिल बनाना है, वो आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे ये लिखा ना कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और ये दे आर नेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट हेमाटोपोइटिक सेल लाइंस, ठीक है। कि आपने सेल को किस तरफ लेके जाना है। तो कौन से फैक्टर होते हैं आपके कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कौन से फैक्टर होते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, क्या। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस पे बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। देखो क्या होता है ना हमारी बॉडी में, जैसे हम जैसे आरबीसी है, उसका एक लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो अब जैसे आपकी बॉडी के अंदर जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने आरबीसी होते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितने आरबीसी होते हैं। जैसे 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब है 0.001 ml। इतने में, इतने ब्लड के अंदर कितने, आपके अंदर कितने आरबीसी होते हैं। तो वो नंबर है 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आप ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, तो यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा आरबीसी हमारे अंदर है, ठीक है। और ऑब्वियसली आरबीसी का लाइफ स्पैन फिक्स है, दैट इज 120 डेज, ठीक है। उसके बाद उसका हमें एपोप्टोसिस कराना है। देखो होमोस्टैसिस का मतलब यही होता है कि हर एक जो नंबर ऑफ सेल है वो मेंटेन रहने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो बॉडी के अंदर सेल्स की डेथ हो रही है तो उतने बनाने भी तो पड़ेंगे ना, ताकि एक कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे, ठीक है। और एक जो आपका आरबीसी है, अगर हम कहें कि उसमें कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो आपके एक आरबीसी के अंदर 29 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। पीको कितना होता है, 10 की पावर -12। पीको कितना होता है, 10 की पावर -12। ये शायद मैंने आपको पहले भी दिया था, है 30 आ गया था। पीको होता है -12। देखो प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या होता है, जैसे अब देखो आप बैठे हो, आपके अंदर आरबीसी मर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कुछ सिग्नल आता है कि भाई आरबीसी की डेथ हो रही है, ठीक है। तो यही प्रोग्राम सेल डेथ है कि बॉडी के अंदर ऐसा, तो जैसे आरबीसी जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, बॉडी के अंदर कोई सेल अब नॉर्मल है तो उसका उसकी बॉडी ने डेथ करानी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सेल होता है, इसमें हमें पता नहीं लगता। लेकिन अगर हमारे हमें कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, उस वजह से जो सेल डेथ होती है वो होता है नेक्रोसिस, ठीक है। उसमें आपको इन्फ्लेमेशन भी होती है, कई बार कहीं पे चोट लगी तो वहां पर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वहां पर इंजरी की वजह से, क्योंकि इंजरी की वजह से जो सेल की डेथ हुई है वो तो प्रोग्राम नहीं है ना, कि वो तो इंजरी थोड़ा लिखी, हमने खुद थोड़ा जान के थोड़ा इंजरी करी है, ठीक है। अब अलग बात है कि जान के भी करी है तो चोट तो वैसे लग जाते ना, चलते चलते गिर गए चोट लग गई, ठीक है। तो वो प्रोग्राम तो है नहीं कि आपने प्रोग्रामिंग करी हुई थी कि मेरे को इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैक्रोसिस। उसमें क्या होगा, स्वेलिंग भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर मतलब ऐसे ऐसे हम सेल की डेथ करते हैं या ऐसे सेल को डिग्रेड करते हैं कि जो आसपास के सेल्स हैं या आसपास के जो टिश्यूज हैं उनके ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक इंड्यूस्ड और एक ऑर्डर्ड प्रोसेस है जिसमें सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन ब्रिंगिंग अबाउट इट्स ओन
ऑन डिमाइस, ठीक है। एंड इट इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन द होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ द हिमेटोपोएटिक सिस्टम। वो सेल्स जो प्रोग्राम सेल डेथ दिखाते हैं उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज आपको देखने को मिलते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट यू विल ऑब्जर्व इन ए सेल विच इज अंडरगोइंग एपोप्टोसिस। पहला क्या है, आपको सेल की वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलेगा कि वो डिक्रीज हो रही है। दूसरा, जो साइटोस्केलेटन है उसकी मॉडिफिकेशन होगी, दैट रिजल्ट्स इन मेम्ब्रेन ब्लैबिंग, ठीक है। थर्ड क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। और फोर्थ क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब सेल की डेथ करनी है तो आपको सब कुछ ही उसका डिग्रेड करना है। उसकी सेल वॉल्यूम कम होती है, उसका जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन में चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली यू विल ऑब्जर्व सम चेंज इन द शेप ऑफ द सेल। क्रोमैटिन आपका कंडेंस करेगा और जो डीएनए है वो किस में डिग्रेड हो जाएगा, आपका स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर। डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सो फॉलोइंग दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो एपोप्टोटिक सेल है ना वो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज को मतलब शेड करता है, छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी। एंड मॉर्फोलॉजी मैक्रोफेजिस, हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजिस हैं, वो क्विकली इनको फैगोसाइटोस कर लेंगे, ठीक है, और उसको डिग्रेड कर देंगे। सो दिस एंश्योर दैट कि जो भी सेल का कंटेंट है, क्योंकि सेल के अंदर तो देखो ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो डिग्रेड कर सकते हैं, कैटाइनिक प्रोटीन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल होते हैं, सेल के अंदर तो बहुत कुछ है ना। क्योंकि सेल के अंदर तो कुछ ऐसे प्रोटीन है जो जिनका काम प्रोटियोलिसिस का है, कुछ कैटाइनिक पेप्टाइड्स हैं, कुछ आपके ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल है, तो वो रिलीज नहीं होते सराउंडिंग टिश्यू में। तो एपोप्टोसिस में कोई भी लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कुछ इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है। लेकिन जो नेक्रोसिस है उसमें सेल की डेथ हो रही है इंजरी की वजह से। इसमें सेल स्वेल करता है, बर्स्ट करता है। पहले वाले में ना स्वेल थोड़ा करा है, पहले वाले में तो उल्टा आपने उसको वॉल्यूम को डिक्रीज करा है। इसमें सेल स्वेल करता है, स्वेल करके बर्स्ट करता है, बर्स्ट करता है तो उसके जो कंटेंट्स हैं वो नियर बाय जो भी सेल्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे, एंड दैट विल लीड टू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो भी हमारे अंदर आरबीसीज हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनका एक लाइफ स्पैन है और उसके बाद उनकी डेथ जो है वो एपोप्टोसिस से होती है। लेकिन इंजरी की वजह से जो सेल डेथ होती है उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है नेक्रोसिस। और जो नेक्रोसिस है उसके अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, एपोप्टोसिस के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका एपोप्टोसिस, ठीक है। अब हम कुछ एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको पाथवे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्योंकि एपोप्टोसिस के ना पाथवे होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, और एक होता है इंट्रिंसिक। एक होता है कि सेल को बाहर से सिग्नल आता है कि भाई इसका एपोप्टोसिस कराना है, एक सेल के अंदर सिग्नल अंदर से ही आता है, ठीक है। जैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे में उसने आपको क्या दिखा रखा है, एक्चुअली सेल के सरफेस पे ना कुछ डेथ रिसेप्टर होते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है टीएनएफ, मतलब ये टीएनएफ अल्फा को रेकग्नाइज करता है। एक होता है फास, जहां पर भी आपको अगर फास्ट मॉलिक्यूल देखने को मिले ना, फास्ट का काम क्या होता है, वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराता है। जैसे यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, ये इनिशिएट कराता है, ठीक है। कहीं पर आपको फास्ट देखने को मिल रहा है, टीएनएफ अल्फा, ठीक है, मेन ये दोनों याद रखना। फिर इससे रिलेटेड अडेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे फिर एक ना कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं डिस्क, ठीक है। ये क्या करता है, प्रो कैस्पेज 8 को किस में एक्टिवेट कर देता है, कैस्पेज 8 में, ठीक है। कैस्पेजिस का नाम जहां पर भी आएगा मतलब वो एपोप्टोसिस में रोल है। 8 के बाद कौन से एक्टिवेट होते हैं, 3, 6, 7, और दैट विल लीड टू एपोप्टोसिस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आपको जो मेन चीज याद रखनी होती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो इनिशिएटर कैस्पेज है वो कौन सा होता है, आपका कैस्पेज 8। इनिशिएटर कैस्पेज कौन सा होता है, कैस्पेज 8, ठीक है। मतलब बाकी तो चलो पाथवे हो रहा है, बट इनिशिएटर कैस्पेज कौन सा है आपका, कैस्पेज 8, ठीक है। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें क्या फंडा होता है, एक्चुअली एक तो जैसे कैस्पेज 8 मान लो सेल में पहले से भी है, एक्टिव होता है थोड़ा बहुत, एक तो वो बीआईडी को क्लीव करता है, ठीक है।
तो ये BID हमें चाहिए होता है, और ये P53 जो है ये भी BID को एक्टिवेट करता है। ठीक है, मतलब इसके आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, यू जस्ट रिमेंबर कि कैस्पेस 8 जो है वो BID को क्लीव करता है। अब BID क्या करता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में दो जीन्स होती हैं, बैक और बैक्स। ठीक है, जब ये जीन्स एक्टिवेट होती हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होता है, साइटोक्रोम सी। क्या रिलीज होता है, साइटोक्रोम सी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो साइटोक्रोम सी है एक होता है APF1, ठीक है, और एक होता है प्रोकैस्पेस 9। ठीक है, एक्चुअली यहां पर वो शो नहीं कर रखा, एक साइटोक्रोम सी होता है, एक APF1, और एक आपका प्रोकैस्पेस 9 या कैस्पेस 9, जो भी आप लिख लो, क्योंकि पहले तो वो इनएक्टिव ही है। ये तीनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम एपोप्टोसोम। एप्टोसोम। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके। ठीक है, देखो मेन आपको जो पता है क्या ध्यान रखना है, इनिशिएटर कैस्पेज जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेज 8 है। ठीक है, और इफेक्टर आप लिख सकते हो 367। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर पहला जो कैस्पेज है वो कैस्पेज 9 है। अल्टीमेटली कैस्पेज 9 ने जाना इसी पाथवे के थ्रू ही है, बट पहले कैस्पेज 9, फिर कैस्पेज 8, फिर 367। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में इनिशिएटर कैस्पेज कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा कैस्पेज 8। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में और इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कौन सा इनिशिएटर कैस्पेज होता है, 9। ठीक है, ये ना कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्चुअली इस पाथवे में क्या होता है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कैस्पेज 8 होता है जो BID को क्लीव करता है, BID फिर बैक और बैक्स को एक्टिवेट करता है। बैक और बैक्स का काम है साइटोक्रोम सी को रिलीज कराना। ठीक है, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, साइटोक्रोम सी बाहर आना चाहिए। साइटोक्रोम सी, APF1, ये भी एक तरह से एपोप्टोटिक प्रोटियासोम एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है। ये तीनों कंपोनेंट मिलके, जब ये तीनों कंपोनेंट बनते हैं, जैसे होता है ना एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, तो फिर आपका जो प्रो कैस्पेज 9 है वो कैस्पेज 9 में कन्वर्ट होता है। ये तीनों स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, साइटोक्रोम सी, APF1 एंड कैस्पेज 9 या प्रो कैस्पेज 9, जो भी आपका, क्योंकि उसके बाद ही कैस्पेज 9 कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है, और फिर आपका बाकी तो सेम ही है। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है, जो इनिशिएटर कैस्पेज है किस केस के अंदर, इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो कौन सा है आपका, 8, और उधर है 9। ठीक है, तो ये दो टाइप के पाथवे होते हैं। एक एक तो ये होता है ना, सेल को बाहर से सिग्नल भेजा जाता है। एक होता है सेल में किसी टाइप का स्ट्रेस है, जैसे सेल का DNA डैमेज है। अब DNA डैमेज हुआ तो P53 का लेवल बढ़ेगा। P53 क्या करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करा देगा। पढ़ा था हमने P53, क्योंकि जिस सेल का DNA डैमेज है उसका हमने क्या कराना है, एपोप्टोसिस तो कराना है ना। बट एपोप्टोसिस अगर बाहर से, अगर तो कोई स्ट्रेस है तो P53 BID को एक्टिवेट करेगा, और BID फिर बैक और बैक्स को एक्टिवेट करेगा। फिर साइटोक्रोम सी बाहर आएगा। साइटोक्रोम सी, APF1 और प्रोकैस्पेज 9, ये मिलके क्या बना देंगे, एपोप्टोसोम। उसके बाद कैस्पेज 9 विल एक्टिवेट कैस्पेज 8, फिर वही कैस्पेज 367, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू एपोप्टोसिस। ठीक है, अब क्या होता है कि ना सेल में ना अलग अलग टाइप की जीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आपको एक टेबल दिख रही है। कुछ जीन्स का काम होता है वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और कुछ प्रमोट कराते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फास्ट बताया, फास्ट तो क्या कराता है, इनिशिएट। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो एक लिखा हुआ है BCL2, और एक लिखा हुआ है BCLXL। ये दोनों क्या कराते हैं, इनहिबिट। ठीक है, एक जैसे अभी मैंने आपको बताया बैक्स, BCLXS, और एक अभी जो हमने पढ़ा कैस्पेज, क्योंकि वो तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये सारे के सारे एपोप्टोसिस को प्रमोट कराते हैं। BCL2 और BCLXL का क्या काम है, ये इनहिबिट कराते हैं। ठीक है, आपका BCL2 और BCLXL, BCL2 और BCLXL, ये दोनों क्या कराते हैं, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराते हैं। जो आपका बैक्स है, और जो BCLXS है, और जो कैस्पेज है, ये तो तीनों क्या कराते हैं, प्रमोट। और फास्ट मैंने पहले ही बताया, ये इनिशिएट कराता है। ठीक है,
जैसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी जीन्स के प्रोडक्ट होते हैं जो एपोप्टोसिस को प्रमोट और इनहिबिट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। अब इसमें तो देखो ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो वो क्या कर रहा है। देखो क्या होता है ना, ऐसा थोड़ा है कि आपने हर एक सेल की एपोप्टोसिस कराना है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है ना। अब जैसे मान लो, अब जैसे हमने मान लो क्या पढ़ा था कि जैसे बी सेल है। मैंने कहा था कि जब बी सेल के सरफेस पे जो एंटीबॉडी है, जब वो एंटीजन को रेकग्नाइज करती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है। अब जो मेमोरी सेल है, जैसे प्लाज्मा सेल का तो एक लाइफ स्पैन होगा, थोड़े टाइम बाद वो मर जाएगा। ठीक है। तो जो आपका क्या बना है, मेमोरी सेल, इसका आप एपोप्टोसिस कराना चाहते हो। मेमोरी सेल का एपोप्टोसिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फायदा क्यों है फिर बनाने का? क्योंकि हमें क्या पता अगली बार इन्फेक्शन कब होना है। अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ है उस पैथोजन का, आपकी बॉडी ने मेमोरी सेल बनाए, अब हमें ये थोड़ा पता है कि नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट टाइम वो मान लो साल बाद होना है, क्या पता 6 महीने बाद होना है, कभी भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली उस सेल के अंदर उस सेल का एपोप्टोसिस हमने नहीं कराना है। ठीक है। देखो क्या होता है ना, नॉर्मली आप क्या होता है, जैसे एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ या आप एक बार बीमार हुए, तो ये थोड़ा है कि आप फ्रीक्वेंटली बीमार होते रहो, क्योंकि एक बार बीमार हुआ तो इम्यून सिस्टम वैसे ही एक्टिवेट हो गया। तो इतनी जल्दी हम जनरली ऐसे नहीं होता ना, आज आज बीमार हुए हैं फिर तो सारा साल बीमार ही रहते रहेंगे। ठीक है। तो वही है ना, वो तो चलो अलग अलग डिजीज के अलग अलग रीजन होते हैं। ठीक है, वो हमें पता है कि अब जैसे किसी को मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, वो तो मच्छर काटने से हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मे बी वी आर लिविंग इन समवेयर की जहां पर साफ सफाई ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, क्लीनलीनेस नहीं है। अब कुछ इन्फेक्शन होता है फूड एंड वाटर बॉर्न, कहीं से हमने ऐसे ही पानी पी लिया। ठीक है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए उसकी वजह से बीमार हो गए। ठीक है ना, तो कई बार ये होता है कि चलो अब सर्दी का टाइम है, एसी चला के बैठे हैं, बीमार हो गए हैं। एसी चला के बैठे हुए हैं, कल को बोलोगे सर आपने चलाया था, ठंडा पानी पी लिया। तो होता है ना, ये सब भी है जिसकी वजह से हमें मतलब इन्फेक्शन हो सकता है या डिजीज हो सकती है। ठीक है। जनरली वो इतना जनरली जो विंटर सीजन होता है उसमें, चलो वो खांसी जुकाम तो अलग बात है ना, अगर आप कपड़े ठीक से नहीं डालोगे, जनरली हेल्दी सीजन माना जाता है विंटर को। ठीक है ना, गर्मियों में होता है कि या बारिश के टाइम में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वही है, बारिश के टाइम आपको पता है कि देर आर मोर चांसेस कि कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई मच्छर आपको काट जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें तो। बेसिकली अभी तो हमारा यहाँ पर हम जैसे ल्यूकोसाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम मेनली एपोप्टोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, कि किस टाइप के सेल का एपोप्टोसिस कराना है, किसका नहीं कराना है। ठीक है, जैसे आपके अंदर वैसे हम नॉर्मली बोले, एक बी सेल वो है जिसने एंटीजन को एनकाउंटर कर लिया है, और एक बी सेल है जिसने करा ही नहीं है। तो किसका आप एपोप्टोसिस कराओगे? हैं, जिसने नहीं करा है। जैसे एक बी सेल है जिसने एंटीजन के साथ एनकाउंटर कर लिया है, और एक है नेव बी सेल जिसने अभी एंटीजन का एनकाउंटर नहीं करा है। जिसने एनकाउंटर कर लिया उसका तो काम हो गया ना, वो उसको तो खत्म, वो उसका एपोप्टोसिस करा सकते हो। देखो क्या ना, आपको मैंने क्या कहा था, आपकी बॉडी के अंदर मान लो 20 सेल्स हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा है कि अब एट ए टाइम आपको एक एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, तो वो 20 सेल ने उस बैक्टीरिया को उसके अगेंस्ट वर्क किया, उसको डिग्रेड कराया, उसकी डेथ कराई। अभी दूसरा इन्फेक्शन आपको हुआ ही नहीं है, तो वो वाले 20 सेल को मारना क्यों हमें? क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा फिर वो वाले 20 सेल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो नेव बी सेल है उसके अंदर BCL2 और BCL XL का लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि दे आर इनहिबिटिंग एपोप्टोसिस। मतलब सिंपल सा फंडा है, जिसका आपने एपोप्टोसिस कराना है उसके अंदर वो जीन्स ज्यादा होने चाहिए जो एपोप्टोसिस कराते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका आपने नहीं कराना है उनके अंदर उन जीन्स के लेवल ज्यादा होने चाहिए जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द प्रोटीन स्पेसिफाइड बाय जीन्स इंड्यूस एपोप्टोसिस। कुछ एपोप्टोसिस के ड्यूरिंग क्रिटिकल होते हैं और कुछ इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल एपोप्टोसिस कैन बी इंड्यूस इन थाइमोसाइट्स बाय रेडिएशन, बट ओनली इफ प्रोटीन P53 इज प्रेजेंट। अगर हमने सेल का DNA डैमेज करा तो P53 होना चाहिए ना, क्योंकि P53 सेल साइकिल को अरेस्ट कराएगा।
वही बीआईडी को एक्टिवेट करेगा, वही बीआईडी बैक और बैक्स को एक्टिवेट करेगा, तभी साइटोक्रोम सी बाहर आएगा। लेकिन मान लो प्रोटीन P53 है ही नहीं, तो सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगी, तो वो सेल में भी ट्यूमर सेल बन सकता है, क्योंकि आप उसका एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहे। ठीक है। देखो, सेल को अरेस्ट कराने के पीछे दो मोटिव होते हैं। या तो आप उसके डीएनए को रिपेयर कर दो, ठीक है, या तो उसको सही कर दो। अगर रिपेयर नहीं करना तो उसकी डेथ करानी है, क्योंकि वो एबनॉर्मल सेल है। आपकी बॉडी के अंदर जिस सेल का डीएनए डैमेज है, उसका हमने सेल साइकिल उसको हमने ग्रो नहीं कराना है, क्योंकि दैट सेल विल बिहेव एबनॉर्मली। ठीक है, वो ट्यूमर सेल हो सकता है, कुछ कुछ भी बन सकता है आगे जाके। ठीक है। फास्ट की हमने बात कर ली। फिर हमने, क्योंकि फास्ट जो होता है उसके लिए रिसेप्टर होता है सेल के सरफेस पे। फिर प्रोटीएसिस, जिस जैसे हमने कैस्पेजिस की बात करी है। ठीक है। फिर मैंने आपको BCL2 और BCL-XL का बताया, तो ये दोनों क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली BCL2 was found in studies that were concerned not with cell death but with the uncontrolled proliferation of B cell। अगर मान लो एक सेल है, जैसे मान लो एक ट्यूमर सेल है, उसके अंदर BCL2 का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा? ट्यूमर सेल के अंदर BCL2 का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा? ट्यूमर सेल के अंदर BCL2। देखो, ट्यूमर सेल है, उसका आपने एपोप्टोसिस कराना है नहीं कराना है? पर हो ही नहीं रहा है, तो किसका मतलब क्या है, उसमें BCL2 का लेवल ज्यादा है, तभी तो उसका एपोप्टोसिस नहीं हो रहा। क्योंकि BCL2 क्या करता है, तभी तो वो ट्यूमर सेल बना है। इस चीज को आप समझो ना। नहीं समझे? जैसे मान लो कि एक एक सेल बना, जैसे एक ट्यूमर सेल बना, वो ट्यूमर सेल क्यों है? उसके एपोप्टोसिस नहीं हुआ। एपोप्टोसिस क्यों क्यों नहीं हुआ? लेवल ज्यादा है। क्योंकि BCL2 तो एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराता है। कोई सेल ट्यूमर सेल इसलिए बना है क्योंकि उसका एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है। उसका एपोप्टोसिस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें BCL2 का लेवल ज्यादा है। ठीक है ना। इन चीजों का आप देखो, क्या ना, मेन आपसे जो क्वेश्चन पूछना है ना, वो आपसे जीन ही पूछेगा। जैसे मैंने आपको मान लो ये टेबल दिखा दी, ये एक टेबल है जिसके अंदर आपको ये बता रखा है कि कौन सी जीन एपोप्टोसिस को इनिशिएट कराती है, कौन सी इनहिबिट कराती है, कौन सी प्रमोट कराती है। ठीक है। बाकी तो आपसे जैसे ये पूछ सकता है एपोप्टोसिस होता क्या है, आपको साइटोक्रोम C, APF1 क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये भी मैंने आपको लाइन बताई कि जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं, कि मतलब जिसने एंटीजन को एनकाउंटर कर लिया है, उसमें BCL2 का लेवल कम होता है। ठीक है। क्योंकि उसको हमने उसकी डेथ करानी है, क्योंकि उसका काम हो चुका है। लेकिन जो नेव सेल है, जिसने अभी तक एंटीजन का एनकाउंटर नहीं करा है, और जो मेमोरी सेल है, उसके अंदर BCL2 का लेवल ज्यादा होगा कि नहीं? एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट, देखो कोई भी सेल है, जैसे अगर उसने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, उसका काम तो हो गया ना, तो उसका हमने क्या करना, और उसका तो कोई रोल नहीं है अब। ठीक है। ऐसे ही होता है ना बॉडी के अंदर। लेकिन जो नेव सेल है, जिसने अभी तक एंटीजन का एनकाउंटर ही नहीं करा, और जो बॉडी में मेमोरी सेल्स बने हैं, उनका हमें एपोप्टोसिस नहीं कराना है। उनका हमें एपोप्टोसिस नहीं कराना है। आया नहीं आया समझ में? हम्म। कौन से? जो प्रमोट कर रहे हैं? मतलब यहां पर तो मेनली हम जैसे BCL2 और BCL-XL की बात कर रहे हैं। अगर उसका लेवल ज्यादा है तो एपोप्टोसिस इनहिबिट होगा। देखो क्या ना, ज्यादा कम की बात हो रही है ना। जो इनहिबिट कर रहे हैं उनका लेवल ज्यादा है तो एपोप्टोसिस नहीं होगी। लेकिन जो प्रमोट कर रहे हैं, अगर उनका लेवल ज्यादा है तो एपोप्टोसिस होगा। क्योंकि यहां पर हम ये बिल्कुल ये नहीं कह रहे ना कि ये इतना होना चाहिए, कोई हम अमाउंट्स की तो बात कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक का लेवल ऑब्वियसली ज्यादा है दूसरे से, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड कर रहा है इनहिबिट करने वाले का लेवल ज्यादा है या एक्टिवेट करने वाले का लेवल ज्यादा है। कंपैरिजन तो दोनों में ही होगा ना। जब आप एक कह रहे हो एक्टिवेट करता है कि इनहिबिट करता है, इनहिबिट करने वाले का लेवल ज्यादा है तो इनहिबिट होगा, एक्टिवेट करने वाले का लेवल ज्यादा है तो फिर एपोप्टोसिस प्रमोट होगी आपकी। ठीक है। देखो मेन आपको ना
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेन क्या होता है कि आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस जो एपोप्टोटिक सेल के अंदर होते हैं। ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या फर्क है। जैसे उसने लिखा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कैस्पेसिस कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो सिंपल है, दैट इज एपोप्टोसिस। ठीक है। या एपोप्टोसिस में इनमें से कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन कैस्पेज हो सकती है। अब कैस्पेज कैस्पेज में भी अलग अलग है। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आया था, जैसे ये क्वेश्चन आया था जैम के अंदर इस बारी ना, जैसे ये आया था, द कंपोनेंट्स ऑफ एपोप्टोसोम इज और आर, ये एमएसक्यू था। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? हैं? बस ए बी, क्योंकि साइटोक्रोम सी, प्रोकैस्पिस 9 और एपीएफ 1 मैंने आपको बताया, वो उसने ऑप्शन में दिया नहीं है। कैस्पिस 3 और 8 तो एपोप्टोसोम का पार्ट ही नहीं है। बस ये आंसर था। अब पता है बात क्या होती है ना, ऐसा नहीं होता कि आप सोचो मैं क्वेश्चन को रट के चला जाऊं, सेम क्वेश्चन तो आना नहीं है। अब मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन याद करके चले जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका ना। ना तो आपको साइटोक्रोम सी पता है कहाँ से आया है, ना आपको ये पता है कि प्रोकैस्पिस 9 क्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, दिस इज नॉट नॉलेज, नॉलेज है थ्योरी। जब तक आप देखो थ्योरी में से उसने ये क्वेश्चन उठा रखा है। अब ये नहीं पता ना कि आपकी बारे में क्या आएगा नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन देखो उसने एग्जाम में आपको दे रखा है। इसका मतलब समझो ना कि वो देखना चाह रहे हैं कि आपको पूरा पाथवे पता है कि नहीं पता है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन वही कर पाएंगे ना जिनको, जिसमें उसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। आप सिंपल सोचे चलो हम ऐसे रट के चले जाते हैं, ऐसे रटने का क्या फायदा है इस क्वेश्चन को। आपको पहले थ्योरी है, एक प्रोसेस है, अब वही होता है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज जो है वो काम की है, याद कर उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो, जिसको मैं ध्यान रखूं। ठीक है। ये ना होना कि चीजें बहुत सारी होती हैं, कि बस ये होता है कि उसमें से कुछ पॉइंट्स को आपको पकड़ना है कि दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो जैसे वो पूछ लेगा इनिशिएटर कैस्पेस कौन सा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, उसका आंसर मुझे पता है। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन सा होता है, तो यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, ये कोई इसको आप मुश्किल क्वेश्चन नहीं काउंट करोगे। ठीक है। ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके सेल्स के बारे में। जैसे सबसे पहले आपको क्या बता रखा है, बी लिम्फोसाइट, कौन सा सेल बता रखा है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है। देखो जब हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, तो मतलब वैसे तो क्या है कि आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक सेल के ऊपर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं। अब आप देखो यहां पर एक बी सेल के ऊपर वो कह रहा है 1.5 × 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी होते हैं। कितने हो गए, 10⁵ कितना होता है, 1 लाख। और 1.5 × 1 लाख मतलब 1.5 लाख। एक बी सेल के सरफेस के ऊपर 1.5 लाख एंटीबॉडीज है। हम तो एक बना के खुश हो जाते हैं। ठीक है। पर जिसने काउंट करिया पता नहीं उसने कैसे काउंट करनी है, सेल हमें दिखता नहीं है। हैं? तो 1.5 लाख एंटीबॉडी आपके जो बी सेल है, जैसे हम तो एक दिखा देते हैं ना, इसने एंटीजन को डिटेक्ट करा, तो वैसे 1.5 लाख हैं। देखो उसने लिखा ना ईच ऑफ अप्रोक्सीमेटली, और सारे की सारी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दे आर फॉर द सेम एपिटोप। एक बी सेल के सरफेस पे जितनी एंटीबॉडी होंगी, दे विल रिकॉग्नाइज द सेम एपिटोप। ठीक है। फिर उसने और मॉलिक्यूल बताया, जैसे एक B220 होता है। ठीक है। ये तो चलो थोड़ा बहुत हायर उसमें जाके पूछते हैं, बट चलो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। MSc क्लास 2, कल मैंने आपको बताया था कि बी सेल इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कौन कौन से बताए थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? मैक्रोफेजिस, बी सेल एंड डेंड्रिटिक सेल। किसी भी सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होने के लिए उसके सरफेस पे MSc क्लास 2 होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें कुछ CR1 CR2, ये कुछ रिसेप्टर होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट के। जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मैंने आपको किसका बताया था, पार्ट होता है इनेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड, इनेट। ठीक है। तो उसके कुछ प्रोडक्ट्स आगे लग सकते हैं, एक जैसे लिखा हुआ है FC गामा R2। ठीक है। जैसे क्या होता है ना,
कुछ बी सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है, और वो रिसेप्टर स्पेसिफिकली किसके लिए है? आईजीजी क्लास ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, गामा लिखा हुआ ना, जैसे एंटीबॉडी की 5 क्लासेस होती हैं, अल्फा, और कौन सी होती है? अल्फा, अब बीटा मत बोलना, अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। वी हैव 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, जिसमें अल्फा चेन होते हैं दैट इज आईजीए, जिसमें गामा होती है वो आईजीजी, जिसमें डेल्टा होती है वो आईजीडी, जिसमें एप्सिलॉन होती है वो आईजीई, और जिसमें म्यू होती है वो आईजीएम। ठीक है, तो कुछ बी सेल के ऊपर एक एफसी गामा आर टू होता है। ठीक है, और एक हम बात करते हैं B7-1 और B7-2 की। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो बी सेल और टी सेल है उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होती है। जैसे मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे मान लो ये बी सेल है, इसमें मान लो एक मॉलिक्यूल है B7-1, और इस पे एक मॉलिक्यूल है B7-2। ठीक है, ऐसे ही टी सेल, ये मैंने बी सेल शो करा है, और ये टी सेल, इस पे जैसे एक मॉलिक्यूल होता है CD28 और CTLA4। एक्चुअली क्या होता है ना, सेल्स में आपस में भी क्या होती है कि सिग्नलिंग होती है। ठीक है, तो जैसे B7-1 B7-2, जैसे ये इंटरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। B7 CD28, B7 होता है बी सेल के ऊपर, CD28 होता है आपका टी सेल के ऊपर। ऐसे ही एक लिखते हैं हम CD40, CD40 होता है बी सेल के ऊपर, और एक होता है CD40 लिगेंड, वो होता है आपका टी सेल के ऊपर। ठीक है, अभी चलो हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि ये जो इंटरेक्शंस हैं इससे होता क्या है। अभी सिर्फ हम जनरल बात कर रहे हैं कि there are some molecules which are present on B cell, and they are interacting with the other molecules which are present on your T cell। ठीक है, तो जैसे B7 CD28 CD40 और CD40L के बीच में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो मेनली चलो बस आप ये याद रखना कि बी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी होती है। ठीक है, MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है, और भी बहुत सारे टाइप के आपको मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो बी सेल है टी सेल है, अगर आप बात करो तो इनके साइज में कोई फर्क नहीं है। हम इनको डिफरेंशिएट इनके सरफेस पे जो मार्कर्स हैं उन्हीं के बेस पे करते हैं। ठीक है ना, उन्हीं के बेस पे हम करते हैं। ऐसे तो चलो हमें दिखते नहीं है, बट वही है ना, वो चीजें फिर डिटेल में जाती हैं, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। तो हर एक, मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों सेल का साइज सेम है, तो यू कैन नॉट बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ सेल, बिकॉज द साइज ऑफ द सेल इज सेम। हाँ, एक हो ना कि एक छोटा एक बड़ा है, तो आपको पता लग जाएगा ये सेल ये है, दूसरा ये है। लेकिन दीज टाइप ऑफ सेल, जैसे अब टी सेल भी दो टाइप के होते हैं, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, सो यू कैन नॉट distinguish them on the basis of their size. You have to look for some specific marker। जैसे टी हेल्पर मैंने आपको बताया था, टी हेल्पर पे क्या होता है? टी हेल्पर क्या बोले थे, टी हेल्पर पे कौन सा मार्कर होता है? हम्म, टी हेल्पर सेल पे कौन सा मार्कर होता है? CD4 लिखा था, टी हेल्पर आर CD4 पॉजिटिव, CD8 नेगेटिव, TCR CD8 पॉजिटिव, CD4 नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको B7-1 और B7-2 के बारे में बताया। और मैंने आपको इसके बारे में बताया कि CD40 जो कि बी सेल के ऊपर होता है, और वो इंटरेक्ट करता है CD40 लिगेंड के साथ, विच इज प्रेजेंट ऑन हेल्पर टी सेल। ठीक है, और ये इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है तभी जो आपका जो एक तरह से जो एंटीजन स्टिमुलेटेड बी सेल्स होते हैं, तभी वो जाके मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, सो दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, एंड मैनी डाई इन 1 or 2 weeks। ठीक है, प्लाज्मा सेल तो होता है ना, अब ठीक है, एंटीजन बॉडी से क्लियर हो गया, तो उसके बाद प्लाज्मा सेल्स की भी डेथ हो जाती है, बट मेमोरी सेल्स आपके रिमेन रहते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर दोबारा इनकाउंटर होगा, तो वो मेमोरी सेल्स ही उनको क्या करेंगे, रिकग्नाइज करके उसको बॉडी से मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे।
ठीक है। ऐसे जैसे टी सेल के बारे में बता रखे हैं, टी सेल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टी सेल के बारे में मैंने आपको एक तो बताया था कि वो एंटीजन को एज सच रिकग्नाइज नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे जो आपका एमएससी, मतलब एमएससी के साथ लगा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टी हेल्पर सेल होते हैं दे आर एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड, टीसीआर एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। CD28 अभी हमने डिस्कस कर लिया। CD45, ठीक है। जैसे CD45, B220 ये बी सेल के ऊपर है, और एक CD45 जो है वो टी के ऊपर भी होता है। ठीक है। और अगर हम रेशियो की बात करें कि ब्लड के अंदर टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल की रेशियो कितनी है, तो वो होती है 2:1। मतलब टी हेल्पर का नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टीसी। टी हेल्पर का नंबर कितना है आपका, दैट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू योर टीसी सेल्स। ठीक है। ठीक है, ये जो मैं आपको कल बता रहा था, एक्चुअली टीएच सेल हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। अब इसमें क्या होता है ना, एक आता है TH1 रिस्पॉन्स, एक आता है TH2। ठीक है। दोनों रिस्पॉन्स में ना साइटोकाइन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, प्लस का मतलब प्लस, मतलब 2+ में भी वो ज्यादा बनता है। जैसे IL2 ये TH1 में बनता है। इंटरफेरोन गामा TH1 में बनता है, TH2 में नहीं बनता। TNF बीटा ये TH1 में बनता है, TH2 में नहीं बनता। GM CSF चलो दोनों में ही दिखा रखा है। I3 ये मैं आपको कल बताया था, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा इंटरल्यूकिन TH1 और TH2 रिस्पॉन्स में कॉमन है। ठीक है। उसके बाद जितने हाइयर वाले हैं, IL4, 5, 10, 13, वो TH2 में बनते हैं। ठीक है। मेन क्या है कि टी हेल्पर सेल में दो टाइप का रिस्पॉन्स है। ठीक है। अगर तो अब ना ये ना जनरली इन्फेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जनरली क्या होता है ना, अगर मैं एक बेसिक सा जनरल एग्जांपल हूं, अगर आपको किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो जनरली ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। ऐसे नहीं सेल इम्यूनिटी नहीं आता है, वो भी आ सकता है, बट ज्यादा ह्यूमोरल आता है। लेकिन अगर आपको किसी वायरस या मान लो किसी भी इंट्रासेलुलर पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना, या कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो सेल के अंदर भी जाके ग्रो करते हैं। ठीक है। जैसे आपने टीबी सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो वाला जो बैक्टीरिया है वो मैक्रोफेज के अंदर भी जाके ग्रो करता है। जैसे नॉर्मली मैक्रोफेज का काम क्या है, एंगल्फ करके मारना। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की क्या खास बात है, मैक्रोफेज के अंदर वो चला गया है, फिर भी उसकी डेथ नहीं हो पा रही, वो अंदर भी जाके ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, यस, या सेल कुछ ऐसे, सेल के अंदर या तो कोई पाथवे में प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ ऐसा बना नहीं पा रहा है जिसकी वजह से मैक्रोफेज बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है। वो भी अभी हम पढ़ेंगे कि मैक्रोफेज ने जैसे एंगल्फ कर लिया, उसके बाद कौन से पाथवे होते हैं पैथोजन को मारने के। ठीक है। तो इनके, मतलब जो वायरस हो गए, इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो गए, तो इनके लिए कैसा रिस्पॉन्स आता है, सेल मेडिएटेड। ठीक है। तो बॉडी के अंदर टी हेल्पर सेल दो टाइप का प्रोफाइल आता है। TH1 प्रोफाइल में जो साइटोकाइंस हैं, अगर वो प्रोफाइल होगा तो कौन सा रिस्पॉन्स आएगा आपका, TH1। ठीक है। लेकिन अगर जो TH2 रिस्पॉन्स वाले साइटोकाइंस का प्रोफाइल आएगा, तो कौन सी इम्यूनिटी आएगी आपकी, ह्यूमोरल। ठीक है। सिंपली आपसे ये पूछ सकता है कि TH1 रिस्पॉन्स में कौन सी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, तो आपका आंसर होगा सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड में मतलब टीसी, टीसी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, CTL में। और इसमें कौन से एक्टिवेट होंगे आपके, बी सेल। IL3 एक ऐसा इंटरल्यूकिन है जो दोनों पाथवे में कॉमन है। ठीक है। ये भी कई जगह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी इंटरफेरोन गामा, जैसे ये भी पूछ सकता है, इंटरफेरोन गामा इज द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ मैक्रोफेजेस। इट इज द मोस्ट पोटेंट activator of macrophages. It is the most potent activator of macrophages.
डन। ठीक है, एक टी सप्रेसर सेल भी होते हैं, ये जनरली सप्रेस करते हैं, जैसे एक हमने टी एच बोला है, एक टीसी बोला है, और एक आपके टी सप्रेसर सेल भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन से सेल्स हैं आपके? एन के सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपने क्या कहा कि जो बी सेल है, बी सेल के सरफेस पे क्या होता है? क्या होता है बी सेल के सरफेस पे? है, क्या होता है? एंटीबॉडीज। और टी सेल के सरफेस पे क्या होता है? टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर। अब वो कह रहे हैं जो एन के सेल्स हैं, ये लिम्फोइड सेल्स हैं, जो बी और टी सेल से क्लोज रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर कोई रिसेप्टर ही नहीं होता, ना तो इनके ऊपर एंटीबॉडी है, ना इनके ऊपर टी सेल की तरह रिसेप्टर है। इसलिए ये कौन से इम्यून इम्यून सिस्टम का पार्ट कंसीडर होते हैं? इनेट का। ठीक है, ये किसका पार्ट कंसीडर होते हैं आपका? इनेट का। once referred to as large granular lymphocyte because of their appearance under a microscope। जो नेचुरल किलर सेल है वो 5 से 10% है लिम्फोसाइट्स का। ये एफिशिएंट किलर है, ये अब नॉर्मल सेल्स को मारते हैं, जैसे ट्यूमर सेल हो गए, या एक सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड है। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ा सा वैसे मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली जो ट्यूमर सेल होते हैं वो अपने आपको इम्यून सिस्टम से कैसे बचाते हैं? वो अपने आपको इम्यून सिस्टम से कैसे बचाते हैं? देखो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि एमएससी क्लास 2 तो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर होता है, लेकिन एमएससी क्लास 1 कहां पर होता है? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर। जैसे मान लो बॉडी में ना एक ट्यूमर सेल है, ठीक है, तो नॉर्मली जैसे चलो एक एक नॉर्मल सेल है या वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हुआ। ट्यूमर सेल में खास बात क्या होती है? वो ना एमएससी क्लास 1 का नंबर कम कर लेता है। ठीक है, या बिल्कुल खत्म। जैसे अगर अगर एमएससी क्लास 1 का नंबर है, तब तो इम्यून सिस्टम को पता लग जाएगा कि इसको मारना है। कैंसर सेल क्या करते हैं, वो अपने आप को इम्यून सिस्टम से कैसे बचाते हैं? एमएससी क्लास 1 का नंबर कम कर लेते हैं, या बिल्कुल ही होता ही नहीं है। तो इससे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं लगता इसको मारना है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो टीसी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। टीसी सेल उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करेंगे जिसको एमएससी क्लास 1 प्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल सेल है बट उसके सरफेस पे एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल है ही नहीं, एमएससी क्लास 1 नहीं तो एंटीजन को प्रेजेंट करना ना, टीसी सेल तभी उसको आगे मारेगा। लेकिन ट्यूमर सेल अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश करते हैं? वो एमएससी क्लास 1 का नंबर कम या बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कम नंबर है इसको एन के सेल फिर भी रेकग्नाइज कर लेता है। कौन सा सेल रेकग्नाइज कर लेता है आपका? एन के सेल। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, जैसे यहां पर क्या लिखा है कि एन के सेल क्या डिस्टिंग्विश करते हैं? वो एब्सेंस ऑफ एमएससी क्लास 1 को रेकग्नाइज कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली हर सेल के ऊपर होता है। ठीक है ना, हर नॉर्मली हर सेल के ऊपर एमएससी क्लास 1 है, उसका एक नंबर है। लेकिन एन के सेल इस चीज को रेकग्नाइज कर लेगा अगर किसी सेल के ऊपर एमएससी क्लास 1 का नंबर कम है या उसको एब्सेंट है, तो ये रिकग्नाइज कर सकता है। लेकिन अगर ये भी नहीं कर पाया, देन इट विल लीड टू ट्यूमर। तब वो जाके क्या बना देगा आपका? तब वो ट्यूमर सेल ग्रो कर जाएगा। ठीक है। सो हाउ हाउ कैन सेल्स recognize एन एब्सेंस? एन के सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, फॉर सेल्फ एमएससी क्लास 1। ठीक है, when engaged inhibit their ability to kill other cell। ठीक है, जैसे एमएससी क्लास 1 और एन के सेल पे रिसेप्टर में इंटरेक्शन हुई, तो पता है कि सेल की डेथ नहीं कर रहे हैं, ये तो अपना ही है। लेकिन अगर वो एन के सेल ऐसे सेल को एनकाउंटर कर ले जिसपे एमएससी 1 है ही नहीं, ठीक है, these receptors are no longer engaged and can no longer inhibit the cytotoxic tendency of the NK cells। ठीक है, देखो सीधी सी बात आपने बस ये याद रखनी है कि अगर एमएससी क्लास 1 है तो एनके सेल उसको नहीं मारेगा। नॉर्मली सेल में एमएससी क्लास 1 होता है सरफेस पे। लेकिन अगर
MHC क्लास 1 नहीं है, तो एन के सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो एंगेज नहीं होगा, और एन के सेल जो है वो उस सेल को मार देगा। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके अलावा एन के सेल्स के सरफेस सरफेस पे ना कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं। ठीक है, या उनके लिए रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक एक स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करते हैं, एडीसीसी। एडीसीसी होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। क्या होता है? एडीसीसी। एन के सेल्स क्या शो करते हैं? एडीसीसी। ठीक है, एडीसीसी का क्या मतलब है? देखो अभी तक जो आपने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो बी सेल है, आपने कहा कि बी सेल के सरफेस पे तो एंटीबॉडी है जिसकी हेल्प से वो एंटीजन को रेकग्नाइज कर लेता है। टी सेल के सरफेस के ऊपर टी सेल रिसेप्टर है। ठीक है, एन के सेल के सरफेस पे ना तो एंटीबॉडी है ना टी सेल रिसेप्टर है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो एन के सेल है इसके सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है CD16। क्या नाम है? CD16। ठीक है, और इसके साथ एक एंटीबॉडी आगे लग जाती है। ठीक है, CD16 के साथ। और इस ये जो एंटीबॉडी है, इट कैन बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है। तो इस तरह से मतलब एन के सेल डायरेक्टली तो इसको रेकग्नाइज कर नहीं सकता था, क्योंकि ना तो इसके पास अपना रिसेप्टर है ना एंटीबॉडी है। बट एन के सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, और वो रिसेप्टर किसके लिए? एंटीबॉडी के लिए। रिसेप्टर के साथ एंटीबॉडी लग गई, और एंटीबॉडी किसके साथ लग गई? एंटीजन के साथ। इस तरह से एन के सेल जो है वो इसको किल कर सकता है। इसे बोलते हैं एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं, एडीसीसी कौन से सेल दिखाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? एन के सेल्स। कौन से सेल दिखाते हैं? एन के सेल। एन के सेल्स क्या शो करते हैं आपका? एडीसीसी। ठीक है, देखो अभी तक हमने एक बी सेल की बात करी है, एक आपके टी सेल की बात करी है। ठीक है, बी सेल विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी दे आर किलिंग योर एंटीजन। T cells cannot recognize antigen as such. They can recognize only that antigen which is bound with MHC molecule. ठीक है, and that particular antigen can only be recognized by the MHC. The T cell receptor can only recognize that antigen which is complex with MHC molecule. अब वो कह रहा है एन के सेल के सरफेस पे ना तो एंटीबॉडी होती है ना टी सेल रिसेप्टर होता है, तो वो कैसे मारता है? मारता है ये, क्योंकि नाम ही क्या, नेचुरल किलर सेल। काम तो है इसका मारना। मारना किसको है? जिस सेल को वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है या ट्यूमर सेल को। ठीक है, तो ट्यूमर सेल को मारने का क्या तरीका है? उसने बताया कि जो एन के सेल होते हैं ना, उनके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जो होते हैं जो एमएचसी क्लास को रेकग्नाइज करते हैं। अगर तो नॉर्मल सेल के सरफेस पे एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखो एमएससी क्लास 1 का मतलब ये नहीं ना कि जरूरी नहीं है कि एंटीजन के साथ ही हो, सिंपल एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल है। अभी हमने कहा ना एमएससी क्लास 1 ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को तो वो तभी एक्टिवेट करेगा जब एमएससी क्लास 1 किसी एंटीजन को दिखा रहा है, पर वो एम्प्टी है, उसमें कोई उसके पॉकेट में कोई एंटीजन है ही नहीं यहाँ पे। जैसे आपने ये दिखाया कि ये एमएससी क्लास 1 है। ठीक है, कोई नहीं है। अगर ये किसी एंटीजन को दिखाएगा तब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं नॉर्मली सेल के ऊपर एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल होते हैं, तो एन के सेल को पता लग जाता है ये तो खुद का सेल है, इसको नहीं मारना है। लेकिन जो ट्यूमर सेल है वो क्या करते हैं, उनके उनके ऊपर एमएससी का नंबर कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, तो एन के सेल को पता लग जाता है कि ये सेल तो एबनॉर्मल है, फिर वो उसको मारेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एमएससी क्लास नहीं है। और ये हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ट्यूमर इम्यूनिटी, कि नॉर्मली भी बॉडी में ट्यूमर सेल बनते रहते हैं, इम्यून सिस्टम उसको मार देता है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन दे गेव, या साइंटिस्ट ने स्टडीज के बेस पे देखा है, वन ऑफ द रीजन कि ट्यूमर सेल अपने आप को इम्यून सिस्टम से कैसे बचाता है, दैट इज थ्रू द डिस्प्लेइंग द लेस नंबर ऑफ एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर कोई सेल ट्यूमर सेल है ना, तो उसके अंदर जो गलत प्रोटीन है या ट्यूमर एंटीजन है उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट किसने करना है? एमएचसी ने। अब एमएचसी नहीं है तो प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर तो वो ट्यूमर सेल ही बन जाएगा, क्योंकि टीसी सेल तो उसको मार नहीं पाएगा। टीसी सेल तो उसी एंटीजन को मार पाएगा जो एमएचसी के साथ है। अब जब एमएचसी नहीं है सेल सरफेस पे, तो देन एन के सेल्स विल किल दो सेल्स। ठीक है, और एक मैंने आपको क्या बताया कि एडीसीसी। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एन के सेल के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है? तो आंसर क्या होगा आपका?
CD16 कौन सा होता है? CD16, CD16। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये लिखा है ना कि जो एन के सेल्स हैं उनके ऊपर CD16 होता है, विच इज ए रिसेप्टर फॉर द आईजीजी मॉलिक्यूल। ये भी आईजीजी मॉलिक्यूल के लिए होता है। तो एंटीबॉडी जैसे इनके साथ लग गई, और वो एंटीबॉडी किसको रेकग्नाइज कर सकती है? एंटीजन को। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडीसीसी। तो एन के सेल के सरफेस पे कौन सा रिसेप्टर होता है? CD16। और CD16 होता है कौन सी क्लास ऑफ एंटीबॉडी के लिए? आईजीजी। ठीक है ना, जैसे रिसेप्टर होता है, और एंटीबॉडी जो भी होता है ना, एंटीबॉडी का ये रीजन जो होता है, इसे हम एफसी रीजन बोलते हैं, एफसी रीजन। तो एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी किसके साथ बाइंड कर रहा है आपका? CD16 के साथ। किसके साथ कर रहा है? CD16 के साथ। ठीक है। और एक डिजीज होती है, अगर जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस या इनके सेल्स का नंबर कम है, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है चैडिक हिगेशी सिंड्रोम। ठीक है, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच इज एसोसिएटेड विद इम्पेयरमेंट इन न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड एनके सेल्स। डन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चैडिक हिगेशी सिंड्रोम। ठीक है, फिर ये चलो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं NK1T सेल। भले इसमें ये बता रखा है इसके अंदर दोनों दोनों के फीचर होते हैं। जैसे NK1T सेल में टी सेल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें CD16 होता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा मतलब दोनों सेल्स के फीचर होते हैं आपके। ठीक है। चैडिक हिगेशी सिंड्रोम लिखा होगा, उसमें लिखा नहीं हुआ है? मतलब ऑलमोस्ट जो मैंने आपको ये नोट्स दिया ना, इसमें है कि थोड़ा सा आपको, मतलब मे भी क्या पता एक दो चीजें ना हो, बट मैक्सिमम जो है वो आपको इसके अंदर ही आप उसको कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? चैडिक हिगेशी सिंड्रोम। अब जैसे अब हम पढ़ेंगे मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजिस के बारे में। ठीक है, क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, वैसे तीन फैगोसिटिक सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस। ठीक है, तो जो फैगोसिटिक सिस्टम है उसमें हम मोनोसाइट्स की बात करते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड के अंदर, और मैक्रोफेजेस होते हैं टिश्यूज में। ठीक है ना। अब इन्फेक्शन तो अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। अब कुछ इन्फेक्शन हम कहते हैं ब्लड में होता है, कि ब्लड बोर्न इन्फेक्शन है। कुछ इन्फेक्शन आपको किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में हो रहा है। ठीक है। सो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो जनरली, मैंने आपको बताया, वो ब्लड में होते हैं। और जो जब मोनोसाइट्स ही कहां पे चले जाते हैं? टिश्यूज में, तो वो डिफरेंशिएट होकर क्या बना देते हैं? मैक्रोफेजेस। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैक्रोफेजिस को हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन विद इन द स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है। ठीक है, जैसे लिखा ना कि लाइक मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजिस कैन प्ले सेवरल डिफरेंट रोल। कुछ तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स होते हैं टिश्यूज के अंदर, और उनका काम होता है रिपेयर और रीजनरेशन को रेगुलेट करना। ठीक है। अदर मैक्रोफेजिस टेक पार्ट इन द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, और उसमें भी चेंजेस होते हैं, और दे आर स्टिमुलेटेड बाय एनकाउंटर विद पैथोजन और टिश्यू डैमेज। ठीक है। पर देखो फैगोसिटिक सेल्स का काम क्या है? उनका काम बस यही है कि जो भी एंटीजन आया है या जो भी पैथोजन है उसको किल करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन में, ये मैक्रोफेजिस के नाम है। ठीक है। माइक्रोग्लियल कहां पर होते हैं? ब्रेन के अंदर। ठीक है। मिजेंजियल सेल्स कहां पर होते हैं? किडनी के अंदर। कूफर सेल्स कहां पर होते हैं? लीवर के अंदर। और एल्वियोलर मैक्रोफेजिस कहां पर होते हैं? लंग्स के अंदर। मतलब ये सब किसके नाम है आपके? ऑल दीज आर नेम्स ऑफ द मैक्रोफेजिस। मतलब वी हैव गिवन डिफरेंट नेम, काम वही है। मैक्रोफेज का काम क्या है? वो फैगोसिटिक सेल्स हैं। देयर फंक्शन इज टू, मतलब अब जैसे
मैक्रोफेज जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है। मैक्रोफेज को हमने ये भी बोला ना, वो एंटीजन को लेगा, प्रेजेंट भी करेगा। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस भी रोल है उसका, और एंटीजन प्रेजेंटेशन का भी रोल है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होंगे उनके सरफेस पे क्या होगा, एमएससी क्लास 2। तो मैक्रोफेज के सरफेस पे भी एमएससी क्लास 2 होता है। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट कहां पर होते हैं, बोन, माइक्रोग्लियल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, Mesangial cells in kidney, Kupffer cells in liver, alveolar macrophages in lung। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर इस स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर मैक्रोफेजेस हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, और एक और आप नाम लिख सकते हो हिस्टियोसाइट्स। ये कहां पर होते हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यू में। हिस्टियोसाइट्स कहां प्रेजेंट होते हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यू में। हिस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। Histiocytes are present in connective tissue। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था जो इंटरफेरॉन गामा है, दैट इज द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ मैक्रोफेजेस, एंड एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आल्सो एक्सप्रेस हायर लेवल ऑफ MSC class 2 molecule, allowing them to function more efficiently as a antigen presenting cell। देखो ये सब क्वेश्चंस है ना, देखो क्या होता है कि जैसे बी सेल है, बी सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है, वो हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही जो मैक्रोफेज है, इसका काम मेनली फैगोसाइटोसिस का है, बट अलोंग विथ फैगोसाइटोसिस फंक्शन, इट इज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है ना। आप कहीं जैसे मान लो किसी ने ये पढ़ा ही नहीं है, किसी ने ये पढ़ा है कि मैक्रोफेज बस फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, बट नहीं, मैक्रोफेज जो है वो, मतलब एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइप के सेल का क्या रोल है। ठीक है, पहले वो फैगोसाइटोसिस कर रहा है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, उसने एक कॉम्प्लेक्स चीज को लिया, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा। ठीक है, क्योंकि ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये सिर्फ एक छोटे से पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हैं। जैसे एमएचसी क्लास जो 1 होता है, वो जिस पेप्टाइड को प्रेजेंट करता है उसका जो साइज होता है वो होता है 8 to 10। ठीक है, और जो MSC क्लास 2 करता है उसका जनरली थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। ठीक है, मतलब उसका 13 to 18 होता है। तो जो MSC क्लास मॉलिक्यूल है, वो उसने बस एक छोटे से पार्ट को प्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे जो MSC क्लास 1 है, दैट जस्ट रिप्रेजेंट ए पेप्टाइड ऑफ, जैसे इसमें पॉकेट होती है, उसमें 8 से 10 अमीनो एसिड फिट आते हैं। क्लास 2 में थोड़ी सी पॉकेट ओपन होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके ना। तो MHC मॉलिक्यूल आप ये मत समझो कि एक पूरे के पूरे बैक्टीरिया को दिखाएंगे, इतनी सी चीज को 8 से 10 अमीनो एसिड सोचो बस क्या होते हैं, या 13 से 18 अमीनो एसिड, बस यही होता है। छोटे से उन्होंने पेप्टाइड को दिखाना है, और उसको देख के आपके इम्यून सिस्टम के सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। देन दे विल टारगेट दैट पेप्टाइड, और और ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम के सेल फिर उस पैथोजन को मारेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें यहां पर क्या बता रखा है कि जैसे अभी तक जो हम डिस्कस करते आए हैं कि एंटी माइक्रोबियल एंड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, मतलब चलो फैगोसाइटोसिस तो कर लिया, अब उसको मार कैसे रहे हैं, उसको जो स्पेसिफिकली उसकी किलिंग कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो एक टेबल बनी हुई है। एक किलिंग होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट, कि कुछ ना कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स बनाए जाएं, जैसे सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइपोक्लोराइट एनायन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, ये सब क्या आपके, दिस इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट में क्या होता है, डिफेंसिन। डिफेंसिन अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, विच इज पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो दो टाइप की किलिंग होती है। ठीक है, अब वही है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अब चलो ये आप देख के आना कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, वो एल्वियोलर मैक्रोफेज में क्यों ग्रो कर पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फैगोसाइटोसिस कराने के बाद उस पाथवे में प्रॉब्लम है, जिस पाथवे के थ्रू वो बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक है ना कोई तो प्रॉब्लम है ना। नॉर्मली फैगोसिटिक सेल ने लिया, उसने अभी ये क्या ना, देखो अलग अलग टाइप के फैगोसिटिक सेल हैं, अलग अलग टाइप के वो पैथोजन को इंजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई ऑक्सीजन इंटरमीडिएट बना रहे होंगे, किसी के लिए कुछ बना रहे होंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
बट आपने ये देखना है कि एल्वियोलर मैक्रोफेज के अंदर जाने के बाद भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, वो कैसे जाके ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैक्रोफेज का तो काम ही है, उसने तो एंगल्फ करके उसको मारना था, ठीक है ना। क्योंकि यही तो देखो ना, ये जो आपको किलिंग की बात हो रही है, देखो बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, हर एक सेल का अपना अपना काम है। हमने कहा है मैक्रोफेज का काम मारना है, हमने ये नहीं कहा ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोई हमारा कोई आरबीसी है या कोई और बॉडी का लीवर सेल है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इंजेक्शन, वो पैथोजेंस को एंगल्फ नहीं कर रहे हैं। स्पेशली हमने कहा कि लीवर के अंदर कूफर सेल है, अगर लीवर के अंदर कोई पैथोजन गया तो मैक्रोफेज उसको, उसके अंदर जो मैक्रोफेज है वो उसको खाएगा, इंजेस्ट करेगा उसको, और उसके बाद इम्यून सिस्टम के सेल को एक्टिवेट करेगा, क्या ना। जैसे अब एमबीडी हमने बोला था कि मैक्रोफेज तो सिर्फ एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ठीक है, फिर टी हेल्पर सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर वो एल्वियोलर मैक्रोफेज के अंदर जाके भी ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई जो मैक्रोफेज के अंदर जो पाथवे है बैक्टीरिया को मारने का, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि वो कुछ ऐसा नहीं बना पा रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर रहा है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि बैक्टीरिया ने कोई ना कोई, जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, उसने या तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैसे वो मैक्रोफेज से अपने आप को बचाए। अभी तो वो एक तो होता है कि अंदर जाने से रुकना, कि एंगल्फ ही नहीं कर पाया, हम कह रहे हैं अंदर जाने के बाद उसको नहीं मार पा रहा। एक तो होता है ना कि भाई मैक्रोफ आ जाए, ठीक है, उसने बैक्टीरिया को खाना है, ठीक है, अंदर लेके जाना है। एक तो बैक्टीरिया ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई कि वो मैक्रोफेज के अंदर ना जाए, ठीक है, फिर उसकी डेथ नहीं होगी। लेकिन अंदर जाने के बाद भी उसकी डेथ नहीं हो रही है, तो आप सोचो क्या है, ठीक है। टीबी जो होता है, आप सुना ही होगा, बहुत लोगों को टीबी आप सुनते हो, और उसके लिए फिर मेडिसिन भी बहुत सारी देनी पड़ती है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी वही होता है ना कि अगर बैक्टीरिया जो है, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया की ना स्ट्रेन्स भी होती हैं, तो फिर डॉक्टर्स को ये भी देखना पड़ता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, उसकी कौन सी स्ट्रेन है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी आगे अलग अलग स्ट्रेन होती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग में उसने हमें क्या बताया कि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं वो लाइसोजाइम बनाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाते हैं, और जो डिग्रेड करते हैं, बट दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। इन एडिशन एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस एन ए ग्रुप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एंड साइटोटॉक्सिक पेप्टाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफेंसिन। क्या बोलते हैं आपके, डिफेंसिन। डिफेंसिन क्या होते हैं, ये सिस्टीन रिच कैटाइनिक पेप्टाइड है, इसमें 29 to 30 अमीनो एसिड होते हैं, और ईच पेप्टाइड के अंदर 6 इनवेरिएंट सिस्टीन है, जो कि एक सर्कुलर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसा हमें पता है ना, सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर एसएच ग्रुप होता है, और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। तो डिफेंसिन एक तरह से ना सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। ये सर्कुलर पेप्टाइड क्या करता है, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसमें जाके एक चैनल बना देता है, और वो चैनल बनने से क्या होगा, आयंस का, मतलब वैसे तो नॉर्मली तो वो आयन चैनल नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफेंसिन ने बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में जाके एक आयन चैनल बना दिया, जिसे आयंस अंदर जाएंगे, आयंस अंदर जाएंगे तो जो नॉर्मल आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू डेथ ऑफ सेल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफेंसिन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जिनको डिफेंसिन मारते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की एक खास बात होती है, इसको हम सुपर एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर एंटीजन। और ये एक सिंड्रोम करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम करता है ये, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ई कोलाई, सूडोमोनास एरियोजिनोसा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई क्या करता है, हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हम्म, देख लो, +2 पढ़ी नहीं आपने ढंग से है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी निमोनिया करता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस करता है, जो आप सुनते हैं ना, H1N1, H5N1। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी निमोनिया करता है। एनसीईआरटी की बुक जाके पढ़ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे लिखा हुआ है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई दोनों क्या करते हैं, निमोनिया।
तो मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि जो डिफेंसिन्स है वो इन बैक्टीरिया को, मतलब इन बैक्टीरिया को मार सकता है। देखो अल्टीमेटली क्या ना, ये सब इंडिपेंडेंट की हमने बात करी है, चाहे वो आपके लाइसोजाइम है, चाहे वो टीएनएफ है। जैसे वो बता रहा है मैक्रोफेजिस जो है वो टीएनएफ भी बनाते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो कि ट्यूमर सेल्स को मारता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कि डिफेंसिन, टीएनएफ अल्फा, लाइसोजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये सब इंडिपेंडेंट में आते हैं। बाकी जो आपको दिख रहे हैं सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइपोक्लोराइट, इन सब में ऑक्सीजन है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑक्सीजन जनरली जो ये जो होते हैं ना ये रिएक्टिव होते हैं। जैसे मान लो ये जो सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, दे विल रिएक्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रोब। तो वो उसके डीएनए को खराब कर देंगे, उसके प्रोटीन को खराब कर देंगे, फिर तो सेल ने मरना ही है। ठीक है ना। तो जैसे कुछ रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट हो गए, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, HNO2 हो गया। ठीक है, अदर्स में आपका NH2Cl हो गया, ये सब क्या करते हैं आपके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। ठीक है, जो भी आपको मैं बता रहा था ना कि फैगोसिटिक सेल कैसे मार रहे हैं, तो दो टाइप की किलिंग की हमने बात करी है, एक है ऑक्सीजन डिपेंडेंट और दूसरी है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में हमने किसकी बात करी है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स हैं, नाइट्रोजन इंटरमीडिएट्स हैं, या कुछ जैसे मोनोक्लोरामीन। बट डिफेंसिन, योर TNF अल्फा, योर लाइसोजाइम एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऑल ऑफ देम केम अंडर योर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। ठीक है। ठीक है, अभी यहां पर आपको क्या शो कर रखे हैं, कुछ ग्रेनुलोसिटिक सेल। ठीक है, जैसे ग्रेनुलोसिटिक सेल के अंदर हम किसकी बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, एक्चुअली सब एक तो हमें सबसे पहले खास बात क्या याद रखनी होती है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इन तीनों सेल्स को हम किस बेस पे डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स की सबसे खास बात होती है इसके अंदर मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, अगर आप इस चीज को देखो ध्यान से, ये मल्टी लोब न्यूक्लियस है। ये कैसा न्यूक्लियस है आपका, मल्टी लोब। ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स तो सबसे अबंडेंट होते हैं, एक तो इसकी खास बात है ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर सबसे पहले न्यूट्रोफिल आते हैं। इसके अंदर प्राइमरी ग्रेन्यूल होते हैं, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं आपके, फैगोसिटिक। न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं आपके, फैगोसिटिक। मतलब तीन ही सेल्स मैंने आपको बताया जो फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं मेनली, दैट आर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस। ठीक है, इयोसिनोफिल में जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, बाइलोब न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसे बाइलोब देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जनरली लोब्ड ही होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे इयोसिनोफिल का भी कई जगह पे एलर्जिक रिस्पॉन्स वगैरह में रोल होता है, और बेसोफिल्स का भी मेनली कहाँ पर रोल होता है, एलर्जी के अंदर। ठीक है, एक्चुअली एलर्जी में हम दो टाइप के सेल की बात करते हैं, एक होते हैं बेसोफिल्स और एक होते हैं आपके मास्ट सेल्स। दोनों टाइप के सेल्स का कहां पे रोल आता है आपका, क्योंकि बेसोफिल्स तो ब्लड में होते हैं, मास्ट सेल्स कहां पर होते हैं आपकी टिश्यूज के अंदर। ठीक है, तो मेन अभी आपको ये याद रखना है कि आप क्योंकि तीनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, जब भी हमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल को देखना होता है तो वो हम उसके न्यूक्लियस के बेस पे जज करते हैं कि वो न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है या इयोसिनोफिल है। ठीक है, कई बार आपने देखी होगी ना, आपकी ब्लड की रिपोर्ट आती है उसमें जैसे हम कराते हैं ना TLC, कराया TLC कभी है, मतलब उसमें टोटल हम ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं ना कि कौन से सेल कितने हैं। क्योंकि मान लो अगर, क्योंकि कई बार डॉक्टर को उसी रिपोर्ट के बेस पे पता लगता है आपको किस चीज का इन्फेक्शन है। ठीक है ना, जैसे अगर आपको किसी चीज का इन्फेक्शन है तो आपके अंदर WBC का काउंट ज्यादा होगा। ठीक है, वो इंडिकेशन है कि यू आर इन्फेक्टेड। अब वो उनको बेटर पता है ना कि इस टाइप के सेल बड़े हुए हैं तो कौन सा इन्फेक्शन है, या इस टाइप के सेल अगर कम है तो कौन सा इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वो अब उसमें सारी रिपोर्ट में ये लिखा होता है कितने ग्रेनुलोसाइट्स हैं,
ठीक है, ऐसे में वो एक एक चेक करते हैं। मशीन है, या आपने अगर पता नहीं आप लोगों ने करा नहीं करा, यूज करा है हीमोसाइटोमीटर। जो हीमोसाइटोमीटर होता है ना, मतलब वो एक तरह से ग्लास का बना होता है, तो उसमें हम अ, मतलब प्रिंसिपल होता है उसका भी कि उसमें अब एक एक सेल तो काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें जैसे आपके स्क्वायर से बने होते हैं, तो उसमें कुछ देख के फिर उसको एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट एन आइडिया कि आपके ब्लड में वो वाले कितने सेल्स हैं। ठीक है, बट आजकल तो वही ना, जैसे मशीन्स हैं, अब तो चलो और भी ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जिससे वो हमें ये बता देते हैं कि किस टाइप कितने सेल्स हैं। ठीक है, तो बट वही है ना कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल को, तीनों के तीनों ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, सबसे अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, बट इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ न्यूक्लियस। जैसे क्वेश्चन आए तो मल्टीलोब न्यूक्लियस किसमें होता है, न्यूट्रोफिल के अंदर। जैसे यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल भी दिखा रखा है, एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल, ये भी आपको किसमें देखने को मिलती है, न्यूट्रोफिल के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेन काम इसका फैगोसाइटोसिस का है। बाकी दोनों का मतलब इयोसिनोफिल का फिर भी कई जगह लिखा होता है, बट इट इज नॉट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। तो इसका बाइलोब न्यूक्लियस होता है, और बेसोफिल का जनरली लोब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और बेसोफिल का मेन रोल कहां पर होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, हिपेरिन, ये उस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ठीक है, चलो इसको फिर हम, बस ये सेल्स ही हमें दो तीन रहे हैं, इसको फिर हम करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर हम उसके बाद आपके ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम स्टार्ट करेंगे।